नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं और वही कॉन्स्टिट्यूशन का नया जो चल रहा है, बस एक आध दो वीडियो रह गया है, उसको मैं कंप्लीट कर देते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है विधेयक, बिल जो संविधान में या जो संसद में बिल पेश होते हैं उसमें क्या है और उनका मतलब क्या है। आज उन्हीं विधेयकों को पढ़ेंगे कि बहुत सारा पढ़ा होगा कि विधेयक ये हैं, ये वाला विधेयक रोक दिया, उस पर नहीं किया, उस पर मंजूरी नहीं मिली, पास नहीं हुआ, ये क्या है बवाल और कैसे पास होता है, क्या चीज़ है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विधेयक, बिल इंग्लिश में से कहते हैं बिल। बिल का जो सही मतलब ये होता है विधेयक, ये कानून बनाना, समाप्त करना, बदलाव करना, ये जितने भी महत्वपूर्ण काम होते हैं वो संबंधी काम जो है विधेयक होता है, उसको ही पेश किया जाता है, उसे ही विधेयक कहते हैं। विधि मतलब कानून, कानून बनाना, चाहे नया बनाना, चाहे पुराना समाप्त करना, चाहे कुछ बदलाव करना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? विधेयक। अब देखते हैं विधेयक कितने प्रकार के हैं। तो विधेयक के प्रकार में जाएंगे तो बहुत सारे प्रकार आपको मिलेंगे, सरकारी और गैर सरकारी, उसमें अंतर वित्तीय और धन। आप मोटे तरीके से हमारे हिसाब से समझिएगा, आपको कतई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसका हालांकि कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, उत्तरदायित्व ये है जो हम आगे बताएंगे। विधेयक हमारे सरकारी विधेयक और गैर सरकारी। सरकारी विधेयक क्या होते हैं? सरकारी विधेयक वे होते हैं जो मंत्री पेश करते हैं, यानी जो मंत्री डालते हैं वो सरकारी विधेयक होते हैं। और गैर सरकारी विधेयक होते हैं कि कोई भी सदस्य उसमें जो डालता है वो गैर सरकारी हो जाता है। अब उसमें क्या है, मंत्री के अलावा जितने भी लोग डालते हैं, अक्सर होता क्या है कि मंत्री जो हैं सत्ता पक्ष के ही होते हैं, तो सत्ता पक्ष का जो जाता है उसे सरकारी बिल कहते हैं, और जो विपक्ष वगैरह जो कभी देता है उसे जो है गैर सरकारी या निजी कहते हैं। अब इसको देखते हैं सामान्य रूप से विधेयक कितने प्रकार के हैं। तो देखते हैं साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, धन विधेयक, मनी बिल, वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल, और संविधान संशोधन विधेयक। ये चार विधेयक हम आज गौर से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को बारीकी से समझते जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लेंगे कि सभी विधेयकों के लिए साधारण विधेयक सबसे महत्वपूर्ण है समझने के लिए। फिर आपको बताएंगे धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर, और धन विधेयक वित्त विधेयक क्या होते हैं। पहले चलते हैं साधारण बिल। साधारण बिल वे होते हैं जो, बड़ी सीधी परिभाषा है, इन तीनों को छोड़ दे, यानी धन विधेयक ना हो, वित्त विधेयक ना हो, और संविधान संशोधन विधेयक न हो, बाकी जो भी बचेगा वो सभी साधारण विधेयक होगा। बड़ी सिंपल सी, क्योंकि इन तीन की परिभाषा है, लेकिन साधारण विधेयक की कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए मैं धन विधेयक की परिभाषा भी हम बताएंगे, वित्त विधेयक भी आपको समझाएंगे, और संविधान संशोधन भी समझाएंगे। अगर ये तीन नहीं हैं तो आप समझ लेना कि साधारण विधेयक में उसे डाल दिया जाता है, क्योंकि ये कैटेगरीज हैं, इनकी कुछ परिभाषाएं। तो सबसे पहले साधारण विधेयक की कौन कौन सी मूल रूप परिभाषाएं हैं उनको समझना है। इसे समझेंगे सबसे पहले, जो धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, वे सभी सब कैसे हैं? साधारण विधेयक। अब इसमें संसद, साधारण विधेयक किसी भी सदन में किसी भी पटल पे रखे जा सकते हैं, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं से भी आ सकते हैं। लोकसभा में आएंगे तो राज्यसभा में जाएंगे, राज्यसभा में आएगा तो लोकसभा में जाएगा। ठीक है। दूसरा, इसे मंत्री के अलावा अन्य सदस्य द्वारा भी पेश किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि साधारण विधेयक मंत्री ही रखे, कोई भी रख सकता है ऐसे, यानी जो सांसद है उसमें वो भी रख सकता है, यानी सत्ता पक्ष का और विपक्ष का भी। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा, पूर्व मंजूरी जरूरी नहीं है। ये बात यहाँ से एक बात कह रहा है, ये मैंने ये लिखा है कि अनुशंसा जरूरी नहीं है, इसका दूसरा अर्थ ये है, तो कुछ विधेयक ऐसे जरूर होंगे जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा जरूरी है, पूर्व मंजूरी जरूरी है। तो हम देखते हैं इसके आगे। इसके लिए कोई भी सदन में संशोधन या स्वीकार कर सकता है। सिंपल सी बात है कि इसमें यदि लोकसभा में जाएगा और राज्यसभा में पास नहीं हुआ तो उसे बदलाव कर सकता है, वापस कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। राज्यसभा से लोकसभा में आया तो भी वो रिजेक्ट हो सकता है, पास हो सकता है, जो भी होगा उसका पड़ है। ये बाध्य नहीं है कि लोकसभा से गया तो राज्यसभा पास करने के लिए वैसे संभवतया क्या होते हैं, ज़्यादातर जो बिल हैं तो लोकसभा में ही जाते हैं, फिर वो राज्यसभा में पास होते हैं और फिर वो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है।
अब इसकी तीसरी कंडीशन ये है कि राज्यसभा इसे 6 माह तक रोक सकती है। यदि कोई साधारण बिल लोकसभा से पास हुआ है, लोकसभा से निकला है और लोकसभा से वो पास हो गया, फिर वो राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा में उसके पास इतनी पावर है कि उसे 6 महीने तक रोक सकता है। उसके बाद उसे पारित करे, वापस कर दे, को भी उसकी मंशा है वो क्या करेगा, संशोधन कर दे। पारित होने की क्या प्रावधान है? 2/3 बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो। कोई बिल अगर पारित होगा तो पहले लोकसभा, राज्यसभा से, लोकसभा से, दोनों सदन से, कह सकते हैं संसद के दोनों सदन से, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो बिल एक्ट में बदल जाएगा। जब वो हस्ताक्षर हो जाएंगे तो वो जो बिल होगा फिर वो बिल नहीं रहेगा, एक्ट होगा। जैसे अभी आपने को CAA पहले और CAB आपने पढ़ा होगा, कैब पहले शुरुआत में कैब था, CAB उसके बाद सिटीजन अमेंडमेंट बिल, उसके बाद जब वो बदल गया तो CAA हो गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पर सीधा क्या है कि जैसे ही वो कानून पारित होता है यानी बिल पारित होता है, फिर बिल नहीं रहता है, फिर वो एक्ट बन जाता है। उसके बाद आते हैं इसमें संयुक्त अधिवेशन, यानी अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुला सकता है और एक साथ संयुक्त अधिवेशन। ये तो बेसिक ये जो नियम हैं बेसिक हैं जो संविधान संशोधन के लिए किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए होते हैं। अब इस पे आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है हमारा धन विधेयक यानी मनी बिल। अगर हमने इसको समझ लिया तो बाकी अपने आप क्लियर हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है वो मनी बिल। मनी बिल से ही क्वेश्चन निकलते हैं। मनी बिल का जिक्र हमारे संविधान में अनुच्छेद 110 के तहत किया गया है, ये हम जान लेंगे। दूसरी बात, मनी बिल किसे घोषित किया जाएगा? सबसे पहले तो मनी बिल की 1-2 चीज़ें हमें जानना बेसिक जरूरी है। पहली बात तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश होगा। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे जानने वाले, धन विधेयक है या नहीं है इसकी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। तो अब विषय ये है कि क्या किसी भी बिल को धन विधेयक घोषित कर देंगे? बिल्कुल नहीं। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो जानना जरूरी है। अगर हम ये कंडीशन लगा देते हैं और ये कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तो वो बिल लोकसभा सा वो बिल धन विधेयक घोषित कर दिया जाएगा। पहली कंडीशन क्या है? संचित निधि या आकस्मिक निधि से धन जमा करना या निकालने से संबंधित अगर कोई कानून है तो वो धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। दूसरी चीज, किसी व्यय को संचित निधि पर भारित घोषित करना हो, यदि कहीं पर खर्च करना है और उसके लिए पैसा संचित निधि से निकालने की बात है या कानून है तो वो धन विधेयक के अंतर्गत रखा जाएगा। पास होगा या नहीं होगा उसकी अभी बात नहीं है। तीसरी चीज, कोई कर लगाना और कर समाप्त करना या बदलाव करना संबंधी अगर कोई कानून है तो वो किससे आएगा? धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। चौथी कंडीशन, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधी कोई कानून बनाने की अगर कोई प्रक्रिया है और उससे संबंधित कोई बिल है तो वो धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। ये 4 कंडीशन तो फुलफिल करती हैं धन विधेयक घोषित होने के लिए। लोकसभा किस अध्यक्ष अगर धन विधेयक को घोषित करेगा तो ये 4 चीजें अगर देख रही होंगी उसमें तो ही धन विधेयक घोषित होगा, वरना धन विधेयक नहीं होगा। अब इससे महत्वपूर्ण क्या एक और पॉइंट है, धन विधेयक है या नहीं अभी बताया हमने, लोकसभा अध्यक्ष ही घोषित करेंगे। दूसरी चीज, धन विधेयक सदैव लोकसभा में पेश होता है, ये भी हमने बताया। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश होता है। राज्यसभा को पास करने के लिए मात्र 14 दिन की शक्ति होती है। यदि वो 14 दिन में इस धन विधेयक को पास नहीं करते हैं तो स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। इसके बाद एक और चीज है, इसे राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी जरूरी है। यानी अगर धन विधेयक पेश करना है तो पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा लेनी होगी तभी उसमें पेश करना होगा। और सिंपल सी बात है, जब राष्ट्रपति की मंजूरी हो गई तो अंतिम हस्ताक्षर तो राष्ट्रपति के हो ही गए, जब पहले ही हो गए या बाद में हो गए। तो यही बात हो गई कि यहाँ पर एक और चीज़ लिखी जाती है कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं।
यहाँ पर एक चीज़ है, अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन में आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति को कोई भी बिल मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये शक्ति उनके पास एक और बढ़ा दी गई कि वो एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मनी बिल हमने देख लिया और ये चीज़ देख ली। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है हमको, वो हम आपको बताते हैं। क्या देखना है? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक क्या है? अब आप समझ लो, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। वित्त विधेयक आपको समझने की जरूरत नहीं है। विधेयक, विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल वो है जो मनी बिल नहीं है, समझ लेना अच्छे से, जो मनी बिल नहीं है और धन से संबंधित है। सीधी सी बात है, जो धन विधेयक नहीं है और पैसे से और वित्त से संबंधित है, वित्तीय संबंधित है, तो वो क्या होगा? वित्त विधेयक होगा। तो यहां पर एक ग्राफ के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गया वित्त विधेयक और इसके अंदर हो गया धन विधेयक। यानी सभी धन विधेयक वो वित्त विधेयक के अंतर्गत तो आएंगे ही, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे। बड़ा डेफिनेशन बड़ी समझिएगा। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक के अंतर्गत तो आते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये ग्राफ हमको यही चीज बताने की कोशिश करता है। तो दो चीज हमने इसको समझ ली। अब इस संबंध में राज्यसभा को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं? तो यहां पर दो चीजें हैं। जब ये वित्त विधेयक है तो राज्यसभा को वो सारी शक्तियां प्राप्त हैं जो एक साधारण विधेयक के रूप में प्राप्त होती हैं, कि वही कि जो साधारण विधेयक में होती हैं कि उसे 6 महीने तक रोक सकते हैं, टाल सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। जो एक साधारण शक्तियां होती हैं वो सभी इनको प्राप्त हैं। बस सीमित शक्तियां कहाँ हो जाती हैं? बस धन विधेयक में। धन विधेयक अगर जाता है तो राज्यसभा फिर मजबूर हो जाती है कि उसके पास 14 दिन का ही समय होता है। तो हमें इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है, और राष्ट्रपति के पास भी 3 पावर हैं। यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं, कोई भी बिल हो, राष्ट्रपति के पावर में भी 2-3 हैं, इसे हटा देते हैं। राष्ट्रपति के समक्ष में 3 कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं हमारे सामने? एक पहली कंडीशन तो ये है कि उसे पास कर दे राष्ट्रपति के पास। देखेंगे, अगर कोई बिल राज्यसभा से प्लस लोकसभा से 2/3 बहुमत से पास हो गया और प्लस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए तो ये कानून बन गया। राष्ट्रपति के पास कानून अधिकार कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के अधिकार हैं। नंबर 1, या तो पास करें। नंबर 2, पुनर्विचार के लिए वापस करें, पुनर्विचार कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। और तीसरा एक पावर होती है उनके पास, वीटो पावर, वीटो पॉकेट पावर। इसका मतलब ये है कि या तो वो पास कर दें, पुनर्विचार के लिए भेज दें, और या तीसरा हो सकता है कि उसे जो है अपने बिल में, अपने पॉकेट में डाल सकते हैं, यानी कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। लेकिन मनी बिल के साथ ऐसा नहीं है। मनी बिल तो उन्हें पास ही पास करना है। अब इसमें एक चौथा पॉइंट आता है, संविधान संशोधन विधेयक। इसे समझना बहुत जरूरी है। अब संविधान संशोधन विधेयक, क्योंकि इसका तरीका भी अलग है। संविधान, हाँ, इसको वित्त विधेयक आप देखते हैं किसको बताया गया? वित्त विधेयक का जो अनुच्छेद है, या अनुच्छेद भी याद रख लीजिए, 117 के तहत बताया गया है। ये आप ध्यान रखना। उसके बाद आप कहते हैं संविधान संशोधन। इसमें ये अनुच्छेद 368 के तहत बताया गया, और इसे पता है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ये भी हमारे पास है। अब संविधान संशोधन अनुच्छेद के पास में 2 चीजें होती हैं। नंबर 1, बहुमत,
बहुमत द्वारा। अब इसे विशेष लिख दो, विशेष बहुमत द्वारा। और दूसरी कंडीशन है यहाँ पर विशेष बहुमत प्लस राज्य 50+1%। ये दो चीज़ें आपको समझना है कि यार संविधान संशोधन से संबंधित कोई बिल है तो वहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहला बिल अगर नॉर्मल है, नॉर्मल बिल है, नॉर्मल है तो वो राज्यसभा से पारित होगा और लोकसभा से पारित होगा और राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। राष्ट्रपति इसमें मोहर लगा देंगे और वो बिल जैसे पास होता है वैसे ही पास हो जाएगा। इसमें कोई विशेष काम नहीं होता है कि अगर कोई सामान्य बिल है और उसमें कोई परिवर्तन करना है तो ऐसा हो सकता है, उसमें विशेष ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि संघात्मक ढांचे का परिवर्तन हो, इसके लिए होता है संघात्मक ढांचा। और ये भी बताया गया था कि मूल संविधान में कभी भी मूल संविधान का ढांचा परिवर्तन, मूलगत ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा। तो संघात्मक ढांचे में परिवर्तन के लिए एक हमारे पास विशेष कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है? वो ये है कि राज्यसभा से पास हो, इसके लिए बता रहे हैं, इसके लिए कि राज्यसभा से पास हो और लोकसभा से पास हो, दोनों से 2/3 बहुमत से पास हो जाए। फिर ये बिल राज्यों में जाता है, राज्यों की विधानसभा से पारित होता है। विधानसभाएं अगर 50+% यानी जितने राज्य हैं उतने से एक अधिक राज्य, उसका 50% से एक अधिक, सपोज 28 राज्य हैं इस समय, इसका हो गया मान लीजिए 14, तो यानी 15 राज्य अगर इसे पारित कर देते हैं कोई संविधान संशोधन में, तो क्या करेंगे? वो हमारा मूलगत ढांचे में जो संघात्मक ढांचा है उसमें परिवर्तन हो जाए। उदाहरण अगर हम देख लेते हैं, उदाहरण हमारे पास आया एक जीएसटी का। जीएसटी का पहले राज्यसभा लोकसभा से पारित हुआ, फिर राज्यसभा से पारित हुआ, फिर राज्य की 15 विधानसभा, अधिक तो कितनी भी हो सकती हैं, कम से कम 15 विधानसभाओं से पारित होने के बाद ही उसको लागू किया जा सका। ये तो हमारी बात हो गई इससे संबंधित। अब एक और था इसी का एक और संबंधित NJAC, आपको पता होगा, अभी हमने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था, उसमें इसकी बात की थी। NJAC इसका होता है नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट और कमेटी। ये सरकार ने लगाया, राज्यसभा से पारित किया, लोकसभा से पारित कर दिया और राज्यों से सब जगह से पारित करने के बाद फिर क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के पास जब पहुंचा तो उसने सिरे से खारिज कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। क्यों ये सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि यदि सरकार द्वारा बनाए हुए कानून का पुनरावलोकन कर सकती है, उसकी पुनर्निरीक्षण कर सकती है, और इसने उसमें कमियां बता करके उसे कर दिया गया। तो वहाँ पर अभी जो कॉलेजियम सिस्टम चलता है वही सिस्टम है, उसी के माध्यम से। इसमें क्या हमने आपको बताया था कि इसमें 3 जज और वो बाहर के कानून मंत्री और अलग से 2 कानून विधि मिला करके जज की नियुक्ति करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट की CJI की नियुक्ति करेंगे, लेकिन वो इसमें खारिज कर दिया गया। और इसमें एक चीज़ है कि अगर जब ये यहाँ से पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति इसको वापस नहीं कर सकते, यानी वीटो पावर भी नहीं लगा सकते। यानी ऐसे पर राष्ट्रपति किस पर वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर वो बाध्य हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। पहली चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं पॉइंट में, यहाँ पर अनुच्छेद 108 के तहत यानी जो संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। यानी इस संबंध में आप सोचें कि अगर अलग अलग पारित होना जरूरी है, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी,
और तब राज्यों से, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप से बैठा लिया जाए और संयुक्त अधिवेशन करके 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा से अलग पारित होगा और लोकसभा से अलग पारित होगा, उसके बाद ये बता दिए। तो ये थे हमारे 4 तरीके के बहुमत। हमने आपको बताया साधारण बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इन सारे बिलों को हमने आपको बता दिया। मनी बिल आपके समझ में आ गया है कि जो लोकसभा में पारित हो, संचित निधि और आकस्मिक निधि से संबंधित हो, उधार खाते यानी भारत सरकार जब उधार लेती है उससे संबंधित हो, यानी संचित निधि पर अधिक बर्डन की बात हो तो वो मनी बिल है। इसके अलावा भी अगर पैसे से कोई संबंधित बिल है तो फाइनेंस बिल है। दोनों में आप समझ आएंगे। मनी बिल को 110 के तहत बताया गया है और फाइनेंशियल बिल को 117 बिल के अनुसार बताया गया है। साधारण बिल वही होते हैं जो ये बिल नहीं है, संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, मनी बिल नहीं है, फाइनेंस बिल नहीं है, तो बाकी सारे बिल कैसे हैं? साधारण बिल हैं। और ये शुरुआत में हमको पता है सरकारी बिल और गैर सरकारी बिल वही होते हैं जो सरकार द्वारा पेश किए जाते हैं, वो सरकारी बिल हैं। और जो अन्य सदस्य यानी जो कैबिनेट में जो बैठे तो होते हैं, लेकिन संसद में बैठे तो हैं एज ए सदस्य, लेकिन वो मंत्री नहीं होते हैं, तो वो गैर सरकारी होते हैं, यानी विपक्ष का भी कह सकते हैं। उनके संबंध में राज्यसभा के पास वही शक्तियाँ हैं कि उसे रोक सकते हैं, पास कर सकते हैं, और नहीं भी पास करते हैं वापस भी कर सकते हैं, सारी शक्तियाँ। तो ये बेसिक जानकारी जो हमने आपको बताई विधेयक से संबंधित, तो हमें उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा ये बेसिक समझ में आ गया होगा। और अब अगर आप पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, किताब से भी। और किताबों में टेबुलेशन फॉर्म में दिया होगा कि साधारण बिल और मनी बिल में क्या अंतर है, मनी बिल और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। मैंने जो आपको बताया सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे तो आप एकदम से फिल्टर कर लेंगे। तो कोशिश की हमने आपको बताने की। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे करके आप शेयर और कमेंट जरूर करते रहा करिएगा, हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। और जो कुछ भी हो, अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।